सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से विस्टास जो है हमारा थर्ड चैप्टर जो है क्लास 12th का वो लेकर के आया हूँ और उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को देखा कि कैसे गोंडवाना और इंडिया जो है एक ही समय में एक ही ज़मीन का हिस्सा हुआ करते थे, एक ही भूभाग के दो हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, किस तरीके से ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, किस तरीके से ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा टूट करके और नॉर्थ की तरफ जाना शुरू हुआ, आगे जा कर के जिसे हम अभी एशिया कहते हैं उससे आकर के टकराया, किस तरीके से हिमालय उत्पन्न हुए, इस बारे में हम लोगों ने बात की। और कैसे 650 मिलियन साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, फ्लोरा और फ्योना जो है वो अलग तरीके का हुआ करता था। अब जिस तरह की वनस्पति और जैव विविधता हमें प्राप्त होती है वो किस तरीके से अलग है। पहले डायनासोर्स थे, अभी हम हैं, तो डेफिनेटली वो अलग हो गई है ना। तो अलग तरह की फ्लोरा और फ्योना हमें देखने को वहाँ पर मिला। जो ऑथर है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बताता है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब पहली बार मैंने उसे देखा, वाइट लैंडस्केप को देखा, अनइंटरप्टेड हॉरिजन को मैंने वहाँ पर देखा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कलेक्टिवली हमारे फर्स्ट पार्ट में देखने को मिली। ठीक है गाइज, तो उसके आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें और ज़्यादा आश्चर्यचकित कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो लेक्चर सेकंड है ये ह्यूमन इम्पैक्ट। दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है मानव प्रभाव, क्योंकि मानव का जिन जिन चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है उन सब का सत्यानाश हो गया है तो इसलिए ह्यूमन इम्पैक्ट ने कैसे चीज़ों को बदला या व्यक्ति के प्रभाव में आने पर किस तरीके से जियोलॉजिकल चेंजेस हुए या किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस हुए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ प्लेंटी 12,000 ईयर्स, यानी कि पेल्ट्री 12,000 ईयर का मतलब क्या है यहाँ पर कि मानव सभ्यता जो है वो पृथ्वी पर मात्र केवल 1200 सालों से है, यानी कि 1200 साल पहले ही मनुष्य आया है। बेयरली, मुश्किल से अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि जितनी पुरानी पृथ्वी है या पृथ्वी की पूरी ज्योग्राफी के बारे में हम बात करें तो उसके सामने कुछ सेकंड, कुछ क्षणों का टाइम है 12,000 साल। तो इतना कम समय है 12,000 साल जिसमें पृथ्वी के कुछ ही सेकंड निकलते हैं जियोलॉजिकल क्लॉक पे। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एक और हमारा टॉपिक आएगा ग्रामर के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां पर होता है, वहां पर ध्यान रखना, मैं इसका रेफरेंस लूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन, ठीक है, ध्यान रखना। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इतने कम और इतने थोड़े समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस एथनिक ऑन डोमिनेंस ओवर नेचर विथ आर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड मेगा सिटीज। और इतने कम समय में हम लोगों ने अपने शोर की या अपनी जो भी खराबी फैलाने वाली आदत है उसकी छाप छोड़ दी है, डोमिनेंस करके यानी प्रभुत्व हासिल करके किसी चीज पर ऐसा मान लिया कि मालिकाना हक है, ये पृथ्वी जो है मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं। इस तरीके से सोच के ओवर नेचर हमने प्रकृति पर किस तरह का नाश फैलाया है, अगर सीधा सीधा कहूं तो विद आर विलेजेस, हमारे गांवों के साथ, टाउन्स, शहर बना करके, सिटीज, फिर से, या आप टाउन को कह सकते हैं, उपनगरों का निर्माण करके, नगरों का निर्माण करके और महानगरों का निर्माण करके किस तरीके से हमने डोमिनेंस किया है, प्रभुत्व हासिल किया है और किस तरीके से हमने गलत तरीके की छाप छोड़ी है हमारे नेचर पर, हमारी प्रकृति पर। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि तेजी से बढ़ती हुई जो मानव जनसंख्या है, इंसानों की जनसंख्या जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, उसने हमें किस अवस्था में छोड़ दिया है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, अदर स्पीशीज, दूसरी प्रजातियों से हम लोग युद्ध कर रहे हैं फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यानी कि सीमित जो संसाधन हैं उनके लिए। अब देखिए, बहुत सारे विश्वों में आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग देश जो हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं?
भाई यूएस जो है उसे यूएई में इतना इंटरेस्ट क्यों है? केवल वहाँ के तेल के लिए, जो कच्चा तेल होता है ना, केवल उसके लिए ये पूरा युद्ध है। ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा था जमीन के लिए। जमीन क्या है? एक रिसोर्स ही तो है, एक संसाधन ही तो है आजीविका चलाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि जमीन को लेकर के जहां भी लड़ाई है, वो जमीन या तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक संसाधन है वो, उनकी राजनीति को, उनकी पॉलिटिक को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, या फिर वहां किसी ना किसी ऐसे प्रकार के संसाधन जो है वो देखने को मिलते हैं जो संसाधन उन्हें आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा सकते हैं। तो देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है अलग अलग प्रकार की, वो आप देखेंगे किस लिए है? सीमित संसाधनों के लिए। भाई जमीन तो जितनी है उतनी है, जमीन तो इस पूरी पृथ्वी पर जितनी है उतनी है, बढ़ तो सकती नहीं है, हाँ कम जरूर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, सोने के लिए हो रही है, ईंधन के लिए हो रही है, जल के लिए हो रही है। इन सारी चीजों के लिए जो लड़ाई हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि मानव प्रजाति उत्पन्न हुई है और उनकी जनसंख्या जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज पर अपनी ओनरशिप, अपना अधिकार या हक जताने के लिए मानव प्रजातियों की बीच में झगड़े या लड़ाइयां, युद्ध हो रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फॉइल्स। अनमिटिगेटेड का मतलब क्या है? कम ना होने वाली, यानी कि कम ना होने वाली जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्मों से हमें जो ईंधन मिलता है उसे जलाने की जो प्रवृत्ति है, फॉसिल फ्यूल को आप सीधा कोयला या तेल के रूप में जान सकते हैं, हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसने एक मोटी चादर या मोटी परत जो है पृथ्वी के ऊपर की तरफ बिछा दी है, जो किसकी बनी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिल रहा है? बहुत ज्यादा कोयला और तेल का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसकी एक परत जो है पूरे संसार के चारों ओर बन गई है। विच इज स्लोली बट श्योरली, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित तौर पर इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे क्या कर रही है? ग्लोबल टेम्परेचर को, यानी कि वैश्विक तापमान जो है इस पूरे विश्व का, इस पूरे पृथ्वी का जो तापमान है उसे धीरे 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 औसतन रूप से बढ़ा रही है। और उससे क्या हो रहा है? फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? आइस मेल्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइस मेल्टिंग वाली प्रॉब्लम यहाँ पे हमें उसकी वजह से देखने को मिल रही है। कोयला खुद नहीं जल रहा, ईंधन या तेल जो है वो भी खुद नहीं जल रहा, उसका प्रयोग मनुष्यों के द्वारा, इंसानों के द्वारा किया जा रहा है। और अत्यधिक प्रयोग करने की वजह से या प्रयोग होने की वजह से जो हमारे आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, पिघल रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम, यानी कि मौसम में परिवर्तन होना, यानी कि धीरे धीरे जिस तरीके से क्लाइमेट में, मौसम में चेंजेस हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जोश के साथ लड़ा जाने वाला एनवायरमेंटल डिबेट है, यानी वाद विवाद का विषय है कि कैसे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, कैसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं ऑफ आवर टाइम। यानी हमारे समय में, आज के समय में, आधुनिक समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है कि जिस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसी पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो विवाद कर रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं। एक समय आया था जिसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरा। इंडस्ट्रियल एरा का मतलब क्या होता है कि जब केवल उद्योगों के लिए, केवल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए हर देश जो है वो दौड़ में लगा हुआ था। मेरे यहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज है, मेरे यहाँ पर इतनी है, मेरे यहाँ पे सीमेंट भी है, इस्पात भी है, फलाना ढिमका सब है। तो एक वो टाइम था जब सभी लोग एक इंडस्ट्रियल एरा में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर भाग रहे थे। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज पर पूरी दुनिया की एक साथ नजर पड़ी तब उन्होंने कहा डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है? जब हम
केवल अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। लेकिन जब हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्नत करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक रिजोल्यूशन लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि एनवायरमेंट जो है उसे हार्म किए बिना हमें डेवलप होना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां से बात किसकी शुरू हो जाती है? इस टॉपिक को देख के हमें क्या मिलता है? सीधा सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? क्या वेस्ट एंटार्क्टिक की जो आइस शीट है वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या जो उसकी रक्षा करने वाला जो हमारा गल्फ स्ट्रीम का ओशन करंट है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, बाधित हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या ये दुनिया का या पृथ्वी का या संसार का अंत है जैसा कि हम इसे जानते हैं? मे बी नॉट। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां पर सीधी सी बात है, हमारे हाथ में है, होगा कि नहीं होगा। एनवायरमेंटल चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे मे बी नॉट, नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें ताक में रख के अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे और फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है, इसको फिर हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया क्या ये सब कुछ होगा? मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है उसके 50 कारण हमारे पास हैं, लेकिन नहीं हो सकता उसके लिए हमें सख्त से सख्त कदम उठाना जरूरी है। आइदर वे, जो भी हो, चाहे दुनिया खत्म हो चाहे ना हो, अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। यानी अंटार्कटिका जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी इस बहस में। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इसलिए नहीं कि ये एकमात्र इस दुनिया की ऐसी जगह है जो अभी तक which has never sustained a ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने अभी तक किसी भी प्रकार की ह्यूमन पॉपुलेशन को अपने ऊपर पनपने नहीं दिया है, या वहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। एंड देयरफॉर रिमेन्स, और इसीलिए ये अभी तक रिमेन यानी कि अभी तक बची हुई है, रिलेटिवली प्रिस्टीन यानी कि रिलेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से अनछुई है। यानी कि यहां पर ऐसी स्थिति है कि यहां पे मनुष्य रह नहीं सकता। इसीलिए अगर हम दुनिया के बाकी हिस्सों की बात करें तो वहां जाकर के तो मनुष्य ने बसने का काम शुरू कर दिया है, हर जगह जाकर के निवास से शुरू होता है और उसके बाद में वहां बर्बादी फैलाना शुरू कर देता है। इसीलिए तुलनात्मक रूप से उन स्थानों से तुलना की जा रही है जिन स्थानों पर मनुष्य रह सकता है। तुलनात्मक रूप से अभी तक ये कैसा है? अनछुआ है निवास के विषय में या मनुष्य से होने वाले संपर्क के विषय में। अभी तक अंटार्कटिका जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन अधिक, इससे भी अधिक अगर हम महत्व की बात करें, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, यानी कि क्योंकि इसने होल्ड कर रखा है, इसने संग्रहित कर रखा है अपने आइस कोर्स के अंदर, यानी आइस की जो तहें हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो तय है, 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड, यानी कि आधा मिलियन साल पुराने कार्बन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं इन इट्स लेयर ऑफ आइस, इसकी आइस की लेयर या तहों में। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यूपी के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हमारे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए, जहां हमें एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। ध्यान रखना भाई, मुझे लगता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है वो यही है। अगर मैं होता एग्जामिनर तो अपने तहे दिल से मैं केवल इसी स्टेटमेंट से का एक्सप्लेनेशन आप लोगों से मांगता कि ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर आपको पृथ्वी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जांचना हो, एग्जामिन करना हो, स्टडी करना हो, उसका अध्ययन करना हो, तो हमें एक ही जगह जाना चाहिए। अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू गो। अंटार्कटिका ही वह जगह है जहां हमें जाना चाहिए।
क्वेश्चन आंसर के टाइम में तो ये डिस्कस करूंगा ही करूंगा अलग से, अभी मेरा मन है इसलिए कर लेता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि पृथ्वी आज के आधा मिलियन साल पहले कैसी थी, कैसे जीव जंतु यहां पर थे, कैसी वनस्पति यहां पर थी, कैसा एटमॉस्फेयर यहां पर था। अगर इन सभी चीजों को मुझे जानना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो इंसानों ने खोद डाली, वहां पे जो जांच पड़ताल करनी थी, जो सत्यानाश करना था कर चुके। अब कौन सी चीज सुरक्षित रही है, कौन सी जगह सुरक्षित रही है? अंटार्कटिका सुरक्षित है, वहां जाकर अभी भी पास्ट को जाना जा सकता है। प्रेजेंट तो हम लोग गए, वहां जा रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा इधर से ओके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो देखो वो बड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा है, अभी वो गिरेगा और मजा आएगा, अभी वो पिघलेगा, पिघल के समुद्र में गिरेगा और मजा आएगा। प्रेजेंट हम वहां जाके देख ही सकते हैं, और इस प्रेजेंट को देख करके हम फ्यूचर का बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आइस मेल्टिंग भी बढ़ती जाएगी, और उससे समुद्र का जो स्तर है वो और बढ़ेगा पानी का, और धीरे धीरे जमीन जो है वो क्या होगा, पानी में लुप्त हो जाएगी, पानी में पूरी तरीके से दब जाएगी, भर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर मुझे पास्ट देखना है, प्रेजेंट देखना है या फ्यूचर देखना है अर्थ का, तो मुझे कहां जाना चाहिए? अंटार्कटिका जाना चाहिए। ये 3 स्टेटमेंट याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएंगे, ठीक है गाइस। अगला देखिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब बात की जा रही है कि ये सब लोग रिसर्च करने गए कैसे हैं, क्यों गए हैं, किसने भेजा है, कौन है ये है जिसने इन्हें भेजा है, या कौन सी संस्था है जिन्होंने इन्हें भेजा है और क्यों भेजा है, उसके बारे में अब बात होगी। स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम का नाम है, ये प्रोग्राम है आई वॉज वर्किंग विथ, जिसके साथ मैं काम कर रहा था, ऑन द स्क्लॉस्की, जो हमारे जहाज का नाम है, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हाई स्कूल के 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दुनिया के अंतिम छोर पर या सिरे पर लेकर जा रहे हैं, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उन्हें वहां पर मुहैया करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं इंस्पायर करने वाली, प्रेरणा देने वाली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को, यानी कि अध्ययनशील अवसरों को, कि अध्ययन के आपको नए नए अवसर वहां पर प्राप्त होंगे, विच विल बी हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, ताकि उनमें कल्टीवेट की जाए, उनमें विकसित किया जा सके एक नई समझ और सम्मान अपने ग्रह के प्रति। यानी कि हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी के प्रति हम लोगों के मन में सम्मान की भावना बढ़े, हम लोग अपने ग्रह को, अपनी पृथ्वी को समझें कि ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसका भला होता है और किस तरीके से इसका बुरा होता है। ये समझाने के लिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, आगे अध्ययन के अवसर देने के लिए इन लोगों को, यानी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को उस जगह पर ले जाया जाता है, ताकि वहां जाकर के सामने देख करके ये सारी चीजों को समझ सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, कई बार हमारे टीचर्स भी हमें कोई चीज़ बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तभी समझ में आती है जब हम अपनी आंखों से उसके साक्षी बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, बहुत सारे दूसरे विद्यार्थियों को सोच करके कल्पना करने लग जाते हैं, अरे यार क्या है, इस बार ही तो फेल हुआ है, ज़बरदस्ती रो रहा है, मेरे को देख, हमेशा कही है 34-35 के आसपास आसपास आसपास। उसकी क्या विचारधारा है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं, वो किस तरह के घर में, किस तरह के माहौल में रहता है। जब तक आप वहां जाकर के उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते, तब तक आप उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं सकते, उस व्यक्ति के संघर्ष को आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सामने लेके जाओ, दिखाओ वास्तविकता में क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स अपने आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये इतना खतरनाक है, सुनने में नहीं लग रहा, लेकिन सामने जब एक बड़ा सा, आप कहें कि 10 मंजिला इमारत जितना बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा जब टूट करके पानी में गिरता है, समुद्र में गिरता है, तो वास्तविक खतरे का एहसास होता है कि ये बहुत बुरा हुआ। मुझे लग रहा है कि इसके गिरने की वजह से कम 30 किलोमीटर की ज़मीन जो है वो तो डूब गई, केवल एक ये जो मेरे सामने गिरा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर
कोशिश की जा रही है। इट्स बीन इन ऑपरेशन, ये काफ़ी समय से चल रहा है, फॉर 6 ईयर, 6 सालों से, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, जिसके हेड जो हैं, जो इसके प्रमुख संचालक हैं वो कौन है, एक कैनेडियन है, कनाडा के रहने वाले हैं, जिनका नाम है जॉफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कैटिंग, जो कि लाने ले जाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। किनको लाने ले जाने से, सेलिब्रिटीज़ यानी प्रसिद्ध व्यक्तियों को, एंड रिटायर्ड, और वे लोग जो रिटायर हो चुके हैं, रिच लेकिन अमीर हैं, क्यूरियोसिटी सीकर्स, ऐसे लोगों को जो केवल अपनी जिज्ञासा को, अपनी जानने की इच्छा को शांत करना चाहते हैं। अंटार्कटिका जाना चाहते हैं, क्यों और यार एक बार देखना है होता कैसा है, इतना ही मतलब। अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, कारण बताएगा कि इन लोगों से क्यों उब चुका है, इन लोगों से क्यों परेशान हो चुका है। हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, जो वापस प्रकृति को देने की बारी आएगी तो बहुत ही एक लिमिटेड और नियंत्रित तरीके से उन्हें दे सकते हैं, विद स्टूडेंट्स ऑन आइस। लेकिन ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस जो है, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर ready to observe, learn and most importantly act। अब यहां पर दो लोगों का वर्सेस वाला काम हो गया। भाई मान लीजिए आप हैं ये व्यक्ति, जॉफ ग्रीन आप है, ठीक है, आप किन लोगों को लेके जाएंगे, जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्हें, जो अमीर लोग हैं उन्हें, जिनकी जानने की इच्छा है उन्हें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दुनिया पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उन्हीं का होता है, उनके कुछ कहने से या उनके कुछ करने से बहुत ज्यादा समाज पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन उन्हें ला ले जा करके अब वो आ गए, एक बार स्पीच दे दी, हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा होता है, ध्यान रखना, ये मत करा करो, प्रदूषण मत फैलाया करो, वरना एक दिन सब मर जाएंगे, वह ठीक है, उसके बाद घर जाके सो गए। उन्हें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो किस तरह के लोग हैं, रिच है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटायर्ड हैं, बुढ़ापे का जीवन जी रहे हैं, क्यूरियोसिटी सीकर्स हैं, केवल जानने की इच्छा है कि वहाँ होता क्या है, करने की इच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस जो है वो ऑफर करता है, वो आपको एक अवसर प्रदान करता है, द फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को, ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो आने वाले समय में कौन होंगे, नीति निर्माता होंगे, अपने जीवन को किस तरीके से, किस नीति से जीना है उसका निर्माण करने वाले ये लोग हैं, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, और इन्हें जीवन को बदल देने वाला एक अनुभव यहां पर उपलब्ध किया जाता है, एट एन एज, ऐसी उम्र में, when they are ready to observe, जब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, आत्मसात करने में, समझ करके अपने व्यवहार में ढालने में सक्षम है, लर्न, सीखने में सक्षम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्ट, वो उस पर काम करने में भी सक्षम है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसने 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक अपना जीवन एक ही तरीके से जी लिया, अब वो क्या जिएगा, 10-20 साल और जिएगा, अगर वो कुछ एक्ट कर भी लेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक विद्यार्थी जिसकी आयु 15 साल है, अभी उसे 85 ईयर्स और जीना है, और आने वाले समय में 50 हजारों लोगों के संपर्क में वो आएगा। आने वाले टाइम में वो ब्यूरोक्रेट बनेगा, कहीं जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कुछ ना कुछ अपनी आजीविका को चलाने के लिए करेगा। तो मुझे बताओ कि ज्यादा परिवर्तन किसमें करना चाहिए, किससे ज्यादा बदलने की आवश्यकता है, ये रिटायर्ड, रिच और क्यूरियस लोगों को, या फिर स्टूडेंट्स को जो 15 साल की उम्र में है। तो यहाँ पर इसी वजह से स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है, इसी प्रोस्पेक्टिव के साथ शुरू किया गया कि भैया जो समाज को सबसे ज्यादा दे सकते हैं, जो समाज में सबसे ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं, जो समाज में सकारात्मक रूप से काम करते हुए अपनी अर्थ को, अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें एजुकेट करो। ये बूढ़े ढाढे जो है, इनको एजुकेट करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसे चेंज कर दिया गया। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाय इट। कारण क्या है कि ये प्रोग्राम इतना सफल रहा, क्योंकि ये असंभव है कि कोई भी व्यक्ति जो साउथ पोल के आसपास जाए, दक्षिणी ध्रुव के आसपास जाए और उससे प्रभावित हुए बिना रह जाए। यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप वहां जाएं, चीजों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें और आप उसे इग्नोर कर पाएं कि हाँ ठीक है, हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। आप अगर वहां जाएंगे, चीजों को देखेंगे अपनी आंखों से, तो निश्चित तौर पर उसका इंपैक्ट आप पर पड़ेगा
और आप अपनी इस एज में हैं जहां आप अपनी लाइफ के पॉलिसी मेकर हैं, नीति को निर्धारित करने वाले हैं कि आगे का जीवन मुझे कैसे जीना है, आप इससे अफेक्ट जरूर होंगे, आपका इस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। इट्स इजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स। ये बहुत ही आसान है कि हम चिंतित होते रहें कि भाई देखो कैसे कैसे जो है आइस क्लैप्स जो है वो टूट रही है। मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, अपने घर पे टीवी के सामने बैठे हैं, सोफे पे आराम से पसर के, सामने टेबल है उस पर पैर रख रखे हैं, यूं हाथ में रिमोट है, दुनिया का कुछ नहीं हो सकता भाई। देखो कितनी आइस, देखो न्यूज़ में आ रहा है कितनी बर्फ पिघल रही है, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ये बहुत ही आसान है कि चिंता जताएं, जो हमारी बर्फ पिघल रही है उसके बारे में, जो साउथ पोल पे बर्फ पिघल रही है उसके बारे में, अपने कंफर्ट जोन में, अपने आनंददायक स्थिति में बैठ करके ऑफ आर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड्स, अपने अपने अक्षांतर देशांतर यानी कि अपने अपने घरों में, सीधी बात कहूँ तो लैटिट्यूड्स का मतलब ये है जिस जगह पर आप हो वो आपका लैटिट्यूड है। तो आप कहाँ हो, कहाँ बैठ करके, अपने कंफर्ट जोन में कहाँ होगे, अपने घर पे होगे। तो घर में बैठ करके टीवी पर ये सारी चीज़ें देख करके और चिंता जताना, शोक जताना बहुत ही आसान है। एंड लॉन्गिट्यूड और अपने अक्षांतर और देशांतर पे बैठ करके इन चीज़ों के लिए चिंता जताना बहुत आसान है, लेकिन इन पे काम करना बहुत ही मुश्किल है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं, विजिबली अपनी आंखों से देखते हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, यानी कि बर्फ जो है वो पानी बनकर बहती जा रही है, और आइस शेल्फ जो है वो कोलैप्स होते जा रहे हैं, वो गिर के टूट के समुद्र में मिलते जा रहे हैं। यू बिगेन टू रियलाइज, तो आप महसूस करना शुरू करते हैं दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि ये जो डर है, ये जो भय है ग्लोबल वार्मिंग का, ये केवल कपोल कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। और क्योंकि वहां पर तो कोई गैस लगा हुआ नहीं है जिसकी वजह से आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस मेल्ट क्यों हो रही है, एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है भाई। वहां पर तो आप कोई आग लगा नहीं रहे ना जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही हो, तो बर्फ क्यों पिघल रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक स्तर पे जो गर्मी बढ़ रही है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी की सारी भय की स्थिति बनी हुई है। और ये भय की स्थिति बहुत ही वास्तविक है, वेरी रियल। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है क्योंकि उसका बहुत ही साधारण सा पारिस्थितिकी प्रणाली है, उसकी एक इकोसिस्टम उसका बना हुआ है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहां पर अलग अलग तरह के बहुत ज्यादा जीव जंतु नहीं रहते, बहुत कम प्रकार के जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिप्लिकेशंस, यानी कि इसका जो यहां पर जैव विविधता कम है उससे हमारे लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस बन जाता है, उपयुक्त स्थान बन जाता है ये अध्ययन करने के लिए कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं एनवायरनमेंट में वो बड़े दुष्परिणामों का कारण बन सकते हैं, कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो है वो बड़े बड़ी चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, इसमें आप माइक्रोस्कोपिक छोटा सा जो है फाइटोप्लैंक्टन जो है ये एक ग्रास होती है, एक घास होती है ऑफ द सी दैट नरिश, एक घास है समुद्र में पाई जाने वाली जो कि पोषित करती है और सस्टेन करती है, रखना या धारण करना द एंटायर सर्दर्न ओशंस फूड चेन। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र और ये फाइटोप्लैंक्टन जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको एक बार बता देता हूं, वैसे उसके बाद में फिर चैप्टर को आके देखेंगे। एक कोशिकीय एक ही पादप है वहां पे, यानी एक ही पौधा वहां पर उग सकता है जो समुद्र में उगता है, जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन है, एक कोशिकीय पादप है। अब जो मछलियां इसे खाती हैं, फिर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती है, फिर उससे बड़ी मछलियां उससे छोटी मछलियों को खाती है, तो इस तरीके से वहां की जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि फूड चेन जो है वो ओशन की बनी रहती है और इस तरीके से काम करती रहती है। अब क्या हुआ, अब आगे आएगा, वैसे मैं आपको ट्रांसलेशन में और बता दूंगा, लेकिन अभी प्रक्रिया के माध्यम से बता रहा हूं। अब आ गई कार्बन लेयर, अब बहुत ज्यादा कार्बन है वहां पर, वैसे ही सूर्य की रोशनी कम पड़ती है क्योंकि साउदर्न पोल है,
है ना। तो वहां पर पहले ही सूर्य की रोशनी कम है, उसके बाद में कार्बन लेयर आ गई, उस वजह से सूर्य की और ज्यादा रोशनी की कमी वहां पर हो जाती है। और पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, कौन सी क्रिया कहलाती है, याद है, 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिससे वे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये एक कोशिकीय पादप जो है ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा और ये पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगा। यानी कि फूड चेन में, यानी खाद्य श्रृंखला में सबसे पहली सामग्री जो है वही गायब हो जाएगी। तो आप सोचिए कि ओशन में रहने वाले बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पर कितना ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। यानी वहां पर तो पूरी की पूरी जीव श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे मेन क्या है, सबसे पहला क्या है, पाइथोप्लैंक्टन है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ऐसा कहा गया है। दी सिंगल सेल्ड, ये एक कोशिका वाले प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट, ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को अवशोषित करते हैं। कार्बन एंड सिंथेसिस, कार्बन और सिंथेसिस की संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द वंडेरियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस तरीके से ये उसकी रोशनी को प्राप्त करके जैव कंपाउंड से आश्चर्यजनक तरीके से एक यौगिक का निर्माण करते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है जिसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है, जिससे सूरज की रोशनी से वे भोजन का निर्माण करते हैं अपने लिए। साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो है वो पहले ही ये चेतावनी देख चुके हैं कि एक और डिप्लीशन हुआ, यानी कि थोड़ा और अगर कमी, या जो हमारी ओजोन लेयर है जो कि हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की रक्षा करती है, समुद्र से सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं उससे हमारी रक्षा कौन करता है, ओजोन लेयर करती है। अगर और ज्यादा प्रभावित हुई या और ज्यादा टूटी फूटी अगर ये ओजोन लेयर, तो अफेक्ट करेंगी किसको, पाइथोप्लैंक्टन की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसे पूरी तरीके से प्रभावित करेगी। और जितने भी जीव जंतु हैं जो समुद्र में रहने वाले हैं वो सब इससे नष्ट हो जाएंगे। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स, जिससे कि जितने भी समुद्र में रहने वाले जीव हैं उन सभी का जीवन प्रभावित होगा। एंड बर्ड्स, और पक्षियों का भी, ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ग्लोबल कार्बन सर्किल जो है, यानी कि जो वैश्विक स्तर पे चलने वाला जो कार्बन सर्किल है उसे भी प्रभावित करेगा। इन द पेरेबल ऑफ द पाइथोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर, और प्लाइटोप्लैंक्टन के विषय में अगर हम इस प्रेबल को देखते हैं, अगर हम इस नीति कथा के बारे में इसे हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूपक का इस्तेमाल किया गया है फॉर एग्जिस्टेंस, जिससे हम चीजों के अस्तित्व का महत्व समझ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट, वापस सेकंड चीज इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट बता दिया था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना है पृथ्वी का, अंटार्कटिका जाओ। दूसरी चीज, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। एंड द बिग थिंग्स विल बी फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो अपने आप ही हो जाएंगी या स्वतः ही सही हो जाएंगी। ठीक है गाइस, जब किसी व्यक्ति को एक मकान का निर्माण करना होता है ना, तो कारीगर मकान की नहीं सोचता, कारीगर एक ईंट की सोचता है, ये ईंट कहाँ लगानी है, लगा दी, फिर दूसरी ईंट की सोचेगा। वो एक बार में कभी मकान की नहीं सोचता, वो एक एक ईंट की सोचता है। कई स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम से पहले आकर के कहते हैं सर इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा कोर्स है, कैसे होगा, क्योंकि वो सीधा किसे देख रहे हैं, बिग थिंग्स को। इतना सारा कोर्स है सर, 15 तो चैप्टर हो गए, 5 पोएट्री हो गई, उसके अलावा फिर ग्रामर अलग है, राइटिंग पोर्शन अलग है, रीडिंग पोर्शन अलग है, फिर 6 सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे सर। ऐसा लग रहा है कि प्राण ही निकल जाएंगे इसको करने में। कभी भी बड़ी चीज़ों का नहीं देखो, एक चैप्टर तैयार करो, एक चैप्टर, कोई सा एक चैप्टर का 1/4 हिस्सा तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा काम है। 1 चैप्टर का 1/4 हिस्सा डेली बेसिस पे तैयार करो। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो,
बड़ी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। सिलेबस की ओर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि डूब मरोगे जा करके, ये तो नहीं होने वाला पूरा। लेकिन एक चैप्टर का 1/4 भाग देखोगे, 15 मिनट 20 मिनट, हद मार के आधा घंटा, आधे घंटे में तो होगा। आधे घंटे में होने के बाद तो बात खत्म हो गई, बस डेली यही करना है। और आप देखोगे कि 90 दिन के अंदर, 100 दिन में तो आपका कोर्स ही कंप्लीट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन में आपका कोर्स शानदार तरीके से कंप्लीट हो सकता है। छोटा छोटा देखो, इसलिए क्या कहा गया कि फाइटोप्लैंक्टन जो है उसका ध्यान रख लो, सबसे छोटी चीज़ जो है उसका ध्यान रख लो। ये सही चलता रहेगा तो मछली से मछली, मछली से पक्षी, पक्षी से दूसरे जीव जंतु, सब सही तरीके से चलते रहेंगे। ध्यान किसका रखना है? सबसे छोटी चीज़ का, स्मॉल चीज़ का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। लास्ट हमारा यहाँ पोर्शन आता है, थर्ड पोर्शन, ये है वॉक ऑन द ओशन। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेसिस, यानी कि मेरा अंटार्कटिक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सारी अलग अलग तरह की विचारधाराओं का या आश्चर्य से भरा हुआ था। बट द बेस्ट अकर्ड, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो घटित हुई, जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ, यानी कि जो सबसे शानदार चीज़ जो मैंने देखी, तो अंटार्कटिक सर्किल जो है उसके वहाँ पर 65.55 डिग्री साउथ की तरफ जब हम गए, द कियोस्की हैड मैनेज टू वेज, यानी कि जो हमारा जहाज था उसने जैसे तैसे कोशिश की बर्फ की जो पतली चादर थी उसमें घुसकर आगे बढ़ने की, हर सेल्फ इंटू अ थिक वाइट स्ट्रेच, और उसे पतली को तो तोड़ते हुए आगे जाकर के थिक जो है मोटा सा जो वाइट स्ट्रेच यानी कि सफ़ेद रंग का फैला हुआ जो भूभाग था उसे देखा, ऑफ आइस बर्फ का, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, जो कि पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में था, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हमें रोक रहा था कि अब शिप में या जहाज में बैठ के हम इससे आगे नहीं जा सकते। यानी कि दो जगहों के बीच में हम लोग बीच में फंसे हुए थे, फंसे हुए तो नहीं थे एक्चुअली, खुद अपनी जान से गए थे, जानबूझ के गए थे, तो वहाँ जाकर के रुके हुए थे। तो जहाँ तक हल्की परत थी वहाँ तक तो तोड़ते हुए शिप चला गया, लेकिन आगे मोटी परत आ गई जिससे हम लोग वहाँ पर अटक गए या वहाँ पर रुक गए। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, और कैप्टन ने ये तय किया कि हम लोग वापस घूमेंगे और घूम करके वापस नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक, और हमें ये कहा गया कि हम लोग नीचे उतर जाएं गैंगप्लैंक पे, एंड वॉक ऑन द ओशन, और उस समुद्र पे थोड़ा सा चल के, अब भाई यहाँ तक आ ही गए हैं, फंसी गए हैं, क्या हो गया, घूम के तो जाना ही है, लेकिन जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा टहल लो, घूम लो, एक्सपीरियंस यहाँ का भी ले लो। सो देयर वी वर, तो हम वहीं थे, ऑल 52 ऑफ अस, हम सभी के सभी 52 यात्री, knitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever। और हमने वहाँ पर सही तरीके के, यानी कि उस बर्फ़ में पहनने लायक जो कपड़े थे वो पहने, उसके अलावा हमने गोरटेक्स और ग्लेयर्स लिया, तेज प्रकाश को हमने वहाँ पर देखा। वॉकिंग ऑन ए स्ट्रिक, थोड़ा सा हम चले थे उस पर, वाइटनेस जो थी पूरी की पूरी सामने दिखाई दे रही थी, और ऐसा लगा हुआ था कि वो फॉरएवर फैली हुई है। फॉरएवर का मतलब जहाँ तक नज़र जाए, जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक वो सफ़ेदी वहाँ पर फैली हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे केवल 1 मीटर मोटा ही, 1 मीटर लगभग इतना होता है ना, तो 1 मीटर मोटा जो है वो आइस पैक हमारे नीचे था। 180 मीटर्स ऑफ लिविंग एंड ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और नीचे 180 मीटर तक क्या था, जीता जागता सांस लेता हुआ समुद्र था, सॉल्ट था, है ना, सॉल्ट वाटर यानी कि खारा पानी हमारे नीचे था, समुद्र था। इन द पेरिफेरी, उस बाहरी परिधि में, क्रेवेटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of banyan tree। यानी कि वहाँ पर जब हमने देखा थोड़ी दूरी पर, तो अपने शहरों में या गाँवों में बरगद के पेड़ के नीचे जैसे
कुत्ते आराम करते रहते हैं दोपहर के समय में, वैसे ही वहां पर किनके लिए कहा जा रहा है, सील्स। कह रहे बेटा सील्स जो है, यानी कि सील नाम का जो मछलियां होती है वो वहां पर चारों तरफ लेटी हुई थी और सूरज की जो रोशनी है उसे ले रही थी, अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रही थी, और वहां पर चारों ओर वो बिखरी हुई थी, जैसे हमारे यहाँ आवारा कुत्ते बेनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, ठीक है, अंडर द शेड ऑफ बेनियन ट्री। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्टेड। लेकिन ये किसी तरह का एक रहस्य उद्घाटन नहीं है, यानी कि ऐसे इनका यहाँ पर इस तरीके से रहना, इस तरह के जीव जंतुओं का, इसमें कोई बहुत बड़ी रहस्य की बात नहीं है, ये एक बहुत ही साधारण सी बात है, और हर चीज वास्तविकता में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि वहां की जो जैव विविधता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सारी की सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन, वापस फर्स्ट पैराग्राफ से रेफरेंस ले रहा है। 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र, एंड मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र वाली स्थितियां। लेटर, बाद में, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आर प्लैनेट, यानी कि मैं अभी भी आश्चर्यचकित था कि किस तरीके से जो हमारे प्लैनेट पर, हमारे इस ग्रह पर किस तरीके से ब्यूटी का, यानी कि सुंदरता का बैलेंस हो रहा है। हाउ वुड इट बी अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, यानी कि कैसा होगा अगर अंटार्कटिका फिर से एक गर्म प्रदेश बन जाए जैसा कि पहले हुआ करता था। गोंडवाना के टाइम में क्या बताया था कि गोंडवाना वाला जो टाइम था 650 मिलियन ईयर पहले, वो पूरा का पूरा जो इलाका था, वो पूरी की पूरी इस समय जो पृथ्वी थी, पृथ्वी का तापमान सामान्य से अधिक होता था उस समय, यानी कि गोंडवाना वाला लैंड भी हमेशा से तापमान वहां पर भी अधिक रहता था। तो अगर हम ये माने कि अगर वैसा ही समय वापस आ जाए और अंटार्कटिका फिर से गर्म हो जाए तो, या गर्म प्रदेश बन जाए तो, विल बी अराउंड टू सी इट, क्या हम लोग तब तक जीवित रहेंगे देखने के लिए, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या फिर जैसे डायनासोर्स की प्रजातियां निमट चुकी है हम लोग भी निमट चुके होंगे, ठीक है। निमट चुके होंगे मतलब समझते हो ना, जय श्री राम, ऊपर सीधे। तो डायनासोर और मैमथ जो है, देखो मैमथ जो है वो हाथी जैसे होते थे, ये ऐसे आपने कार्टून सीरियल वगैरह में देखे होंगे। डायनासोर्स तो सभी जानते हैं, मैमथ्स कुछ ऐसे होते हैं हाथी जैसे, लेकिन बहुत विशालकाय, अभी के हाथियों से बहुत ज़्यादा बड़े, ठीक है, उनके दांत वगैरह भी बहुत बड़े होते थे। तो मैमथ जैसे चले गए, या फिर जैसे हम बात करें कि वूली, अपने शरीर पर ऊन धारण करने वाले जो गैंडे होते हैं, वूली राइनोस जो होते हैं, जिनके नाक पर एक ऐसा सींग सा निकला हुआ होता है और पूरे शरीर पर रेशे होते हैं, ये इनमें सब कुछ नहीं बचा पृथ्वी पर, ये सब इन सब के अवशेष ही मिलते हैं कि हाँ भाई ऐसे जानवर पहले हुआ करते थे। Who's to say, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लेकिन 2 सप्ताह यहाँ बिताने के बाद एक विद्यार्थियों का, टीनेजर्स का, किशोरों का समूह जो अभी भी इस आशावाद के साथ में है कि वो इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे या इस संसार को बचाएंगे। ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि बहुत सारी चीज़ें 1 मिलियन ईयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि एक दिन में क्या चीज़ें बदलती हैं। एक दिन से जो फर्क पड़ता है उसी से मिलियन ईयर के बाद होने वाली चीजें तय होती है कि अब मिलियन ईयर बाद क्या होगा, उसकी शुरुआत एक दिन से होगी। और वो एक दिन इन विद्यार्थियों के लिए आज का दिन है, जिस दिन ये अपना एक्सपीरियंस यहां से कंप्लीट लेकर के अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में फिर से जाएंगे और फिर से जाकर के किस तरह के निर्णय लेंगे, किस तरीके से लोगों को कन्वेंस करेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे, क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो भी अंतर पढ़ना है एक दिन से पढ़ना है, आज के दिन से पढ़ना है ना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने यही बात की थी कि आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फ़र्क ही उससे पड़ेगा अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो, है ना। क्योंकि उस समय भी मैंने एक बात कही थी, आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं, ठीक है। तो हम
आज के दिन से ही अपनी शुरुआत कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है उसका प्रयोग ना करें। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को क्या विचार है? क्योंकि कोल और फॉसिल फ्यूल से अब हमें हटना होगा, हमें इनका इस्तेमाल न्यून से न्यूनतम करना होगा, बल्कि मेरा तो ये मानना है ज़ीरो करना होगा, ज़ीरो करना है उसका यूज़। ठीक है, तो आप लोगों से आज मुझे कमेंट्स में ये जानना है रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम सरल से सरल तरीके से सस्ते तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग मुझे गाइड करेंगे, मुझे समझाएंगे, मुझे सिखाएंगे। ठीक है गाइस, और साथ में मैं चाहता हूं कि आप लोग शहरों के लिए अलग बताएं और गांवों के लिए अलग बताएं कि शहरों में कौन से संसाधन है सरलतम और ग्रामीण लोगों के लिए कौन से सरलतम संसाधन है, इसके बारे में आप लोग मुझे गाइड करेंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोगों के साथ ये डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा और आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।